32 साल का कैफ्का जो कि काइजू के इंटेस्टाइन को क्लियर करता था, एक टोटल लूजर जो कि बन जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू ऑफ ऑल टाइम, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर्टिट्यूड के साथ जो कि था 9.8। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके पीछे और भी कई राज है। वो काइजू तो बना है, लेकिन उसे चूज किया गया था कि आखिर वो काइजू क्यों बने। वन ऑफ द रीजन ये था कि फ्यूचर में वो हर एक काइजू को एलिमिनेट करे और इस चीज को आगे लेके आए कि आखिर क्यों ये वर्ल्ड काइजू से क्यों जूझता है। हाउएवर, लेकिन एज एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर वो सबसे लोअर रैंक करता है इन टर्म्स ऑफ पावर रिलीजिंग, जो कि सूट करता है एक ग्रैंड टोटल ऑफ 0%। वो बचपन से ही चाहता था कि वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करे, क्योंकि वो वादा करता है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कि वो दोनों डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और एक दिन काइजूस को संग एनहाइलेट करेंगे। लेकिन एक फेटफुल डे में, बिफोर कि वो इवन ऑफिसर बनता, लेकिन उसकी लाइफ कंप्लीटली एक 180 टर्न ले लेती है। ये वादा कि दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और काइजूस को एनहाइलेट करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए अब रुक जाता है। इन दोनों में से एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन जाती है और दूसरे तरफ कैफ्का हर साल बस इसी एग्जाम को फेल करने लगता है। एक टाइम बाद वो इवन इस ड्रीम को भुला देता है और फिर वो क्लीनिंग एजेंसी ज्वाइन कर लेता है जो कि काइजू के मरे हुए बॉडीज को क्लीन करता है। लेकिन कैफ्का हर एक क्लीनर की तरह नहीं था। उसके लर्निंग की वजह से वो काफी ज्यादा स्किल्ड और नॉलेजेबल था काइजूस के बारे में। वो अपनी क्लीनिंग एजेंसी में बेस्ट गार्बेज मैन था। कैफ्का हर दिन अंदर से चाहता कि वो शायद से अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाता, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज इम्पॉसिबल थी रियलिटी में, क्योंकि वो हर बार टेस्ट फेल कर चुका था। इवन दो उसे अंदर से मन था कि वो इस एंटी काइजू फोर्स को ज्वाइन करेगा, बट कैफ्का ये स्टेट करता है कि अब उसकी उम्र कट चुकी है और वो काफी बूढ़ा हो चुका है कि वो एंटी काइजू फोर्स को ज्वाइन करे। थस एक टाइम बाद कैफ्का कंप्लीटली अपने ड्रीम को गिव अप करते हुए दिखाया गया था हमें इनिशियली इन द सीरीज, अंटिल इस सीरीज में लेनो की एंट्री होती है और फिर वो ये कहता है कि एज लिमिट को हटा दिया गया है और अब एज लिमिट को कर दिया गया है 33। ये चीज कैफ्का को रियलाइज कराती है कि अभी भी उसके पास 1 साल बाकी है कि वो एंटी काइजू फोर्स को ज्वाइन करे। ये चीज उसके अंदर एक लास्ट होप को जनरेट करती है कि वो आखिरी बार एक फुल ट्राई कर सकता है, इंस्टेड कि वो ऐसे ही मीडियोकर लाइफ अपनी पूरी लाइफ टाइम जीते रहे। लेकिन सडनली इस स्टोरी में आता है एक ट्विस्ट, इन्हें अटैक करता है एक काइजू। कैफ्का इचिकावा को सरप्राइज अटैक से बचाता है और दोनों भागने लगते हैं। कुछ ही देर के भाग दौड़ के बाद एक डिफेंस फोर्स की ऑफिसर उन दोनों को बचाती है, जो कि होती है नन अदर देन डिपार्टमेंट 3 की कैप्टन मीना। ठीक इसी इंसिडेंट के बाद उन दोनों को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहीं पे होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक काइजू कैफ्का के आगे अपीयर होता है और उसे कहता है कि वो उसे फाइनली मिल गया। पलक झपकाते ही कैफ्का एक काइजू में टर्न हो जाता है। इचिकावा तुरंत समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। इस नए ट्रांसफॉर्मेशन में कैफ्का इतना पावरफुल होता है कि बिना ट्राई करे भी वो लिटरली एक केओस की तरह दिखता है। लेकिन ये काइजू कैफ्का के बॉडी को टेक ओवर नहीं करता। इंस्टेड रिवील होता है कि कैफ्का एक नया तरीके का हाइब्रिड है। इस हाइब्रिड के पावर को यूज किया जा सकता था काइजू को मारने के लिए, उन्हें एनहाइलेट करने के लिए। बाद में चैप्टर 36 में भी पता चलता है कि जो काइजू कैफ्का के बॉडी में गया है वो भी सेम चीज को चाहता है, वो भी चाहता है कि काइजू एनहाइलेट हो। ओनली मेजर कंसर्न यही था कि आखिर कैसे कैफ्का सारे लोगों को कहेगा कि वो सही में कंट्रोल में है इस बॉडी के, जब वो लिटरली कुछ ऐसा दिखे। लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है कि ये हिस्ट्री में पहली बार था कि एक काइजू ह्यूमन को चुनता है। नॉट ओनली ये काइजू बस एक ह्यूमन को चुनता है, बल्कि उसी ह्यूमन के पास अपना पूरा कॉन्शियसनेस भी होता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको ये पावर चाहिए, लेकिन क्या तुम अपने निप्पल से पी करना चाहोगे? ये नंबर 8 असल में एक सेंटियंस है और एक बच्चा जो कि अपने होस्ट से अभी हर चीज सीख रहा है कि आखिर इमोशंस क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं। कैफ्का के पहले अपीयरेंस के बाद पूरे जापान में एयर किया जाता है कि ये पर्टिकुलर काइजू वांटेड है, लेकिन ऑब्वियसली कैफ्का और लियो चाहते थे कि ये चीज सीक्रेट हो, देयरफॉर कैफ्का इस चीज को सीक्रेट रखता है। इस चीज को सीक्रेट रखते हुए कैफ्का एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करता है और काइजू का कोई भी पावर यूज नहीं करता। ओनली टाइम जब वो इनिशियली अपने पावर को यूज करता है
है वो पार्किंग लॉट में था जब वो पहली बार शिनोमिया से मिलता है। ये पहली बार था जब कैफ्का अपने पावर को यूज करता है पार्शियली ट्रांसफॉर्म होकर, जो कि अगेन हिंट देता है कि कैफ्का अपने पावर के फुल कॉन्शियसनेस में है। लेकिन ऑफिसर का एग्जाम कैफ्का के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होता। बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि कैफ्का वन ऑफ द वीकेस्ट कैंडिडेट में से था। सारे एग्जामिनीज को डिफेंस सूट दिया जाता है जो कि एनहांस कर देता है मसल के पावर को। सोशिरो ये मेंशन करता है कि एक एवरेज न्यू सोल्जर इसका कैपेबिलिटी को अनलॉक करता है अराउंड 10 to 20%, लेकिन कैफ्का का सूट एक्टिवेट होता है 0% में। Are you serious right now, bro? ये अपीयर होता है कि कैफ्का काफी ज्यादा अनटैलेंटेड इंसान है और वो काफी बड़ा लूजर है, लेकिन असल में बात तो ये है कि इसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन है जो कि अभी हम बाद में बताएंगे। सिंस कैफ्का फिजिकली तो सबसे आगे नहीं रहता, लेकिन सिंस वो एक क्लीनर था और काइजू के बॉडी को अच्छी तरीके से जानता है, वो पूरे एग्जामिनीज और अपने ग्रुप को अपने नॉलेज से हेल्प करता है एग्जाम में, जिसकी वजह से बाद में वो एक कैडेट पोजीशन भी हासिल कर पाता है। Congratulations. लेकिन रिवील होता है ये इसलिए था ताकि वो एक स्ट्रिक्ट नजर में रह सके कैप्टन लीवा आई मीन कैप्टन क्या था ये, कैप्टन सोशिरो के। रिवील होता है कि सोशिरो को एक अजीबो गरीब डाउट हो गया था कैफ्का के बारे में। ये इसलिए था क्योंकि अजीबो गरीब तरीके से कैफ्का का सिग्नल चला गया था जब काइजू नंबर 8 एग्जाम में अपीयर हुआ, और ये चीज काफी इनफ था कि सोशिरो को थोड़ा सा डाउट हो कैफ्का के बारे में। लेकिन जो भी हो, ये चीज कैफ्का के लिए काफी बढ़िया हो गया क्योंकि अब वो एक डिफेंस फोर्स का पार्ट था। अब फाइनली ये ड्रीम सच हो रहा था कि वो मीना के साइड में होता और ह्यूमैनिटी को सेव करता। एक सीन में जब कैफ्का और सोशिरो बातें कर रहे होते हैं, एक सायरन बजता है। ये सायरन था कैफ्का के पहले मिशन का। इसी मिशन में कैफ्का एक रियलिटी चेक से जाता है। वो मीना के रियल पावर को देखता है और इस चीज को देखता है कि उसके साइड में खड़े रहने के लिए भी क्या चाहिए। कैफ्का इस बैटल में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं पाता, जहां पे उसकी सूट की यूजेस परसेंटेज थे जस्ट 1%। लेकिन अगेन इस बैटल में कैफ्का अपने नॉलेज और अपने टैक्टिक से एक काफी बढ़िया वैल्यू ऐड करता है। वो टाइम पे सही रिपोर्ट दे रहा था, लोकेशन को अपडेट करके कि आखिर काइजू किधर है, और यही वो टाइम है जब हमें दूसरा काइजू इंट्रोड्यूस होता है, काइजू नंबर 9। नंबर 9 इंस्टेंटली नंबर 8 को रिकॉग्नाइज करता है और ये भी स्टेट करता है कि नंबर 8 उससे स्ट्रॉन्गर है, और ये एक और रीजन बन गया कि वो कैफ्का के ऊपर खुद अटैक करे। लेकिन सिंस कैफ्का एक शोनेन मेन कैरेक्टर था, कैफ्का अपने फुल पावर का यूज करता है और काइजू नंबर 9 को वहीं पे रोक देता है। लेकिन वो इसी चीज में पकड़ा जाता है और फिर सारे डिफेंस फोर्स वहां पे आ जाते हैं। वो इंस्टेंटली सोचते हैं कि इस कैफ्का को पकड़ कर रिसर्च टीम में डाला जाए। कैफ्का वहां से भागने का तो ट्राई करता है, लेकिन वो पाता है कि उसके ठीक पीछे है कैप्टन सोशिरो। ये लिटरली वन ऑफ द मोस्ट अनलकीस्ट मोमेंट है ऑफ कैफ्का। इनफैक्ट कि ये एक अनरिटन रूल है कि कभी भी आपको एक क्लोज्ड आई एनिमे कैरेक्टर के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। ये फाइट अगेन कैफ्का को याद दिलाता है कि वो एक काइजू है और काइजू इन लोगों के लिए एक डीमन की तरह है, और टेक्निकली वो हो भी क्यों ना, क्योंकि इस काइजू बॉडी में वो लिटरली इम्पॉसिबल चीजों को कर सकता है। वो इंसेनली हाई स्पीड अटैक्स को डॉज कर सकता है, वो अपने कटे हुए हाथ को भी रीग्रो कर सकता है। सब लोगों को वापस याद दिलाया जाता है कि कैफ्का अगेन एक डाई काइजू है, जिसका मतलब होता है कि वो एक बड़ा मॉन्स्टर है, एक ऐसा काइजू जो कि काइजू के बीच में भी रेयर है और जिसका फोर्टिट्यूड लेवल सरपास करता है इजीली 8.0 को भी। मीना के अकॉर्डिंग इससे पहले एक डाई काइजू बस 5 साल पहले अपीयर हुआ था एक केस में, जिसका नाम था केस फुकुओका। लेकिन सिंस कैफ्का को इससे पहले कोई बैटल का नॉलेज नहीं था, सो ये लिटरली इम्पॉसिबल था कि वो कैप्टन होशिना को काउंटर करे। वो अपने काइजू पावर से भी कैप्टन होशिना को काउंटर नहीं कर पाता। लेकिन फैक्ट ये भी था कि वो किसी भी एंगल से ये नहीं चाहता था कि वो कैप्टन होशिना को अटैक करे। सो जैसे ही उसे सबसे पहला चांस मिलता है, वो वहां से काफी जल्दी भाग जाता है। लेकिन होशिना इस चीज को रियलाइज करता है कि ये मॉन्स्टर काफी डिफरेंटली लड़ा था, मानो जैसे ये काइजू खुद भी एक ह्यूमन था। इसी वक्त एक मैसिव काइजू अटैक होता है थैंक्स टू काइजू नंबर 10। वो अकेला नहीं था क्योंकि उसके साथ थे कई योजू। इनका एम था कि वो डिवीजन 3 के होम को अटैक करे, जो कि था ताचिकावा बेस। ये एलाइड बेस लोगों से भरा हुआ था और जहां पे हमारी करंट स्क्वाड भी थी। इंटायर फोर्स बैरली इस अटैक को सह पाती है और इस अटैक से निकल पाती है। कैप्टन होशिना हार्डली इस अटैक को डिफेंड कर पाते हैं इस काइजू से, जो कि काइजू नंबर 10 था, जिसका रेजिलियंस था 9.0। लेकिन जैसे ही सबको लगता है कि ये बैटल फाइनली वो जीत गए थे, एक मैसिव सुपर जायंट योजू बॉम्ब दिखता है
कोई भी कैप्टन और कोई भी ऑफिसर इस स्टेट में नहीं था कि वो इस बॉम्ब को काउंटर कर सके, क्योंकि जस्ट कुछ देर पहले ही उन्होंने एक काफी बड़ा बैटल लड़ा था काइजू नंबर 10 के खिलाफ। और अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता देन नो डाउट ये हर एक ऑफिसर को मार देती। कैफका ये पाता है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं। कैफका सारे लोगों के लिए अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने काइजू फॉर्म में, जो कि एक्सपोज कर देता है कि वही काइजू नंबर 8 है। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके, जो कि एक सिमिलर केस था जो कि उसने शिनोमिया के साथ भी किया। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है सारे लोगों को पता चल जाता है कि वही नंबर 8 काइजू है, जिसका रेजिलियंस था 9.8। कैफका अपने काइजू फॉर्म को यूज करके इस बॉम्ब को ऊपर उठा देता है, जो कि बेस से काफी दूर था, जिसके चलते पूरे ऑफिसर सेव हो जाते हैं। लेकिन यही वो टाइम था जब कैफका को पता चलता है कि अब वो लोगों के लिए ज्यादा देर तक ह्यूमन नहीं है। मीना उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड उसको खुद कस्टडी में लेती है। डिफेंस एजेंसी शॉक हो जाते हैं कि आखिर कैसे एक कैफका डिफेंस फोर्स में एंटर कर सकता है। वो ये वंडर करते हैं कि आखिर कैसे एक काइजू डिफेंस फोर्स में इवन पार्ट भी ले सकता है। कैफका को लेके जाया जाता है एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में और उसे इम्प्रिजन करके रखा जाता है जब तक एक डायरेक्टर उसे एग्जामिन नहीं कर देता। यहाँ पे यही सवाल उठता है कि आखिर क्यों उस काइजू ने कैफका को चुना। आखिर क्यों कैफका आउट ऑफ ऑल ह्यूमन ही सिलेक्टेड हुआ था कि वो काइजू नंबर 8 बने, स्पेशली भी क्योंकि कैफका एक काफी बूढ़ा इंसान है और वो कुछ खास टैलेंटेड भी नहीं। क्योंकि ये रिवील होता है कि नेचुरली हर एक काइजू चाहता है कि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्स ऑफिसर को एब्जॉर्ब करे। जैसे काइजू नंबर 8 बाद में हमें रिवील होता है कि वो मीना को एब्जॉर्ब करना चाहता था। देन आखिर क्या है ये रीजन कि ये काइजू कैफका के साथ मर्ज होता है? आखिर क्या रीजन हो सकता है कि काइजू नंबर 9 ये स्टेट करता है कि काइजू नंबर 8 स्ट्रॉन्गेस्ट है इन हिस्ट्री? सिंस ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है इन हिस्ट्री, इस चीज को होल्ड करना भी कुछ खास आसान नहीं। डिफेंस फोर्स ये भी रिवील करते हैं कि काइजू के पावर्स को वो भी यूज करते हैं, लेकिन काइजू के पावर को यूज करने के लिए उन्हें काइजू के पावर को एक वेपन की तरह यूज करना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब हमें पता चलता है कि काइजू अपने आप में ही सोच सकते हैं। जब काइजू के पावर को यूज किया जाता है बाय एनी डिफेंस फोर्स ऑफिसर, वो एक इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरते हैं। मोरओवर इसी चीज का हमें एक बढ़िया एग्जाम्पल भी दिखता है, जहाँ पे काइजू अपने होस्ट को अपनी मर्जी से चुनता है। कैप्टन होशिना ने जब काइजू नंबर 10 को डिफीट किया, तब काइजू नंबर 10 के ऊपर रिसर्च हो रहा था और ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि आखिर काइजू नंबर 9 का प्लान क्या है। और सिंस काइजू नंबर 10 भी ह्यूमंस की तरह ही इंटेलिजेंट था, उसने बस एक ही रिक्वेस्ट करी कि उसे बाहर निकाला जाए और फिर उसे फाइट करने के लिए अलाउ किया जाए। काइजू नंबर 10 को एक वेपन में कन्वर्ट किया जाता है, जहां पे वो एक सूट बन जाता है जो कि पहनाया जाता है कैप्टन होशिना को। इस चीज को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, क्योंकि काइजू नंबर 10 के पास अभी भी खुद की ही विल थी और वो कई बार खुद से ही हिल सकता था। इस केस से हमें पता चलता है कि काइजू और ह्यूमन एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक का पावर दूसरे को काउंटर कर सकता है और फिर यही चीज एक इम्बैलेंस को क्रिएट करती है, जो कि एट द लॉन्ग रन एक काफी डेंजरस मूव हो जाता है दोनों के लिए, जिसकी वजह से कोई भी काइजू का 100% पावर यूज करना ये अपने आप में ही एक अनदर लेवल में है। सबसे आसान तरीका कि कोई काइजू के पावर को यूज करे 100% पे, वो वही होगा जिसके पास खुद की कोई पावर नहीं, जो कि इनडायरेक्टली कैफका को सबसे बेस्ट होस्ट बना के रख देती है। इनफैक्ट कैफका का मर्ज इतना बढ़िया है कि ये रिवील होता है कि उसके पास तो अब एक हार्ट भी नहीं है, बल्कि वहां पे एक कोर है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके क्लीनिंग जॉब की वजह से ये रिवील होता है कि कई बार वो कांटेक्ट में आया था काइजू के ब्लड से और उनके डीएनए पार्टिकल से। ये अनदर रीजन था कि आखिर क्यों उसका सूट पावर 0% में सेट हो जाता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट जो कि डिफेंस फोर्स यूज करते हैं ये खुद भी एक काइजू के पार्टिकल से बना है। थ्रू आउट द टाइम वो ह्यूमन और वो सूट के मॉन्स्टर के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं और ह्यूमंस को पावर मिलते हैं। लेकिन सिंस कैफका ऑलरेडी एक मॉन्स्टर या फिर एक काइजू था, उसके सेल्स में पहले से ही एक पार्टिकल्स थे ऑफ काइजू। सो वो जब भी अपने सूट को पहनता है और अपने बॉडी के अंदर एक दूसरे काइजू का सेल्स लेके आता है, उसके पहले से ही एग्जिस्टिंग सेल्स जो कि दूसरे काइजू के थे, वो उस दूसरे काइजू के सेल्स को रिपेल करने लगते हैं। लेकिन कैफका के लिए सबसे बड़ी जंग थी जहां पे वो अपने आप को एज अ ह्यूमन प्रूव करे। उसके काइजू फॉर्म की वजह से लोग अब उसे मॉन्स्टर कंसिडर कर रहे थे। कैफका यही कहता है कि उसकी वैल्यू एज अ ह्यूमन ऑफिसर है रादर देन एक काइजू। आफ्टर ऑल अगर कैफका ये चीज चाहता कि वो यहाँ से निकल जाए, देन वो इजीली ये चीज कर सकता है। लेकिन जैसे ही कैफका को लगता है कि सारे लोग इस बात से समझ जाएंगे, यहीं पे डायरेक्टर
अपने गन को निकालता है और कैफ्का की तरफ फायर कर देता है। आखिर एक कैफ्का को एक बुलेट कर भी क्या सकता है। कैफ्का अपने काइजू पावर की मदद से इन सारे बुलेट्स को बस अपने एक हाथ की मदद से ही रोक देता है और यही एक ट्रैप था जो कि जनरल ने सेट किया था। कोई भी लाइफ फोर्स जो कि ऐसे बुलेट को बस अपने एक हाथों से रोक दे, वो पर्टिकुलर चीज नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जा सकता, Therefore, उसे ह्यूमन कंसिडर नहीं किया जा सकता। कैफ्का एक मॉन्स्टर था जिसे बस न्यूट्रलाइज किया जा सकता था, लेकिन सिंस कैफ्का एक शोनेन मेन कैरेक्टर है, वो ये चीज चिल्ला के कहता है कि उसकी वैल्यू एज अ कैफ्का है, ना कि काइजू। डायरेक्टर उसे ये भी कहता है कि वो ह्यूमन हो सकता है अगर वो ह्यूमन फॉर्म में ही मर जाए। एक ब्रूटल बैटल होती है बिटवीन कैफ्का और डायरेक्टर। कैफ्का पूरा ट्राई करता है कि वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ना हो और अपने आप को बचाए रखे, लेकिन ये उसी का बैड लक था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर से लड़ रहा था ऑफ डिफेंस फोर्स। कम ऑन, एक और शोनेन रूल ये भी कहता है कि कभी भी बूढ़े इंसान से पंगा मत लो। ओल्ड गाय हमेशा बैडेस्ट बास्टर्ड्स होते हैं इन शोनेन, और फिर वर्स्ट केस सिनारियो यहाँ पे टेक प्लेस करती है। कैफ्का अपने बॉडी के कंट्रोल को खो बैठता है। कैफ्का कुछ ऐसा फील करता है जैसे मानो वो खुद भी एक डाइकाइजू को फेस कर रहा है। इसका रीजन हमें बताया गया है, ये इसलिए था क्योंकि जनरल का सूट बना हुआ था डाइकाइजू नंबर 2 से। डाइकाइजू नंबर 2 अनदर हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जो कि काइजू ने करा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जनरल उसके लेग्स को ही उड़ा देते हैं। एट द सेम टाइम जनरल उसके चेस्ट की तरफ एक ह्यूज अटैक करता है। देखते ही देखते फाइट और सीरियस हो जाती है और फिर जनरल अपने फुल फॉर्म को भी यहाँ पे लेके आता है। लेकिन यहीं पे शिनोमिया कुछ ऑफ नोटिस करती है रिगार्डिंग कैफ्का। अब ये वही नॉर्मल कैफ्का नहीं था जो कि अपने कंट्रोल में था। कैफ्का काइजू से अपने कंट्रोल को लूज कर देता है और फिर काइजू उसके बॉडी को टेक ओवर करती है। इसके बाद कैफ्का जो हर एक सेकंड करता है वो जस्ट उसके खिलाफ एक प्रूफ था कि वो अब ह्यूमन नहीं रहा। उसके अंदर का काइजू पागल हो चुका था और कैफ्का यही बड़बड़ा रहा था कि वो उसे मार देगा। बाहर कैफ्का की बॉडी जनरल को कंप्लीटली एनहाइलेट कर रही थी। कैफ्का के अटैक्स इतने भयानक थे कि बस वो नंबर 2 के शील्ड ही थे जो कि जनरल को जिंदा रख रहे थे। कॉन्टेक्स्ट ये मिलता है कि काइजू जो कि कैफ्का के बॉडी के अंदर था, जनरल के अटैक से खुद को थ्रेटन फील करता है। तब ये रिवील होता है कि हर एक काइजू अपने ही हिसाब से सोच सकता है। इनफैक्ट नॉट ओनली वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं बल्कि उनके अंदर मेमोरीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज हमें किकुरु शिनोमिया के शूट में भी दिखता है। जब वो अपने मदर के सूट को यूज करती है, देन काइजू नंबर 4 की सारी मेमोरीज उसे दिखाई देती है, उसी सूट में जो कि उसकी मॉम पहना करती थी और कैसे वो दी फास्टेस्ट ऑफिसर थी। इनफैक्ट वही काइजू इवन उससे ये भी कहता है कि वो उसके साथ तब तक कंपैटिबल नहीं होगा जब तक वो उसके मॉम के लेवल में ना पहुंच जाए। ये अगेन काफी सिमिलर केस था होसिना के साथ भी, जब उसने नंबर 10 के इक्विपमेंट को पहना। स्टार्टिंग में उसे काफी ज्यादा प्लीज करना पड़ता है, जहाँ पे वो नंबर 10 के सारे ऑर्डर्स को मानता है। वो उसे ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आखिर कैसे उसे बर्जर्क जाना है दूसरे काइजूस के खिलाफ। ये चीज हमें ये कंक्लूजन में लेके आती है कि काइजू नंबर 8 इस पर्टिकुलर काइजू के पास भी खुद का एक विल होगा। ये भी कुछ ना कुछ सोचता होगा और इसके भी अपने ही कुछ फीलिंग्स होंगे। उसने कुछ तो सोचा होगा कैफ्का को चुनते हुए, सिंस उसने ये स्टेट किया है कि वो उसे मिल गया। वेरी फैक्ट कि वो कैफ्का को ही ढूंढ रहा था, ये एक रीजन बनता है कि कैफ्का में कुछ तो ऐसा है जो बाकी लोगों में नहीं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो सारे इवल काइजूस को एलिमिनेट करना चाहता हो। कैफ्का अपने अंदर ही अंदर इसी बैटल से लड़ रहा होता है जहाँ पे वो काइजू को अपने अंडर लेके आए, लेकिन टर्न्स आउट टू बी कि जनरल यहाँ पे बस कैफ्का को टेस्ट कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि आखिर कैफ्का अपने आप को किस हद तक कंट्रोल कर सकता है। इन अदर वर्ड्स ये एक टेस्ट था जहाँ पे जनरल ये टेस्ट कर रहे थे कि आखिर कैफ्का अभी भी कितना ह्यूमन है। लेकिन कैफ्का का फॉर्टिट्यूड सरपास कर देता है सारे एक्सपेक्टेशंस को। मीरा और किकुरु की मेमोरीज की मदद से समहाउ कैफ्का अपने आप को कंट्रोल में लेके आ पाता है। वो जस्ट बिफोर जनरल को अपने फाइनल ब्लो देने से पहले ही रुक जाता है। वंस अगेन वो ये स्टेट करता है कि वो कैफ्का हिपिनो है, ना कि काइजू नंबर 8। It was perfect. ये इंसिडेंट लेकिन कैफ्का को भी ये रियलाइज कराता है कि अगर वो दोनों तरफ माइंड और बॉडी से ही काइजू बन जाता है, देन इससे बढ़िया यही होगा कि वो ह्यूमन ही मर जाए। सिंस ये पहली बार था कि वो काइजू में टर्न हुआ और उसकी बॉडी का उसके पास कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन गुड न्यूज ये होता है कि जनरल ये डिसाइड करता है कि कैफ्का अपने अंदर के काइजू को कंट्रोल कर सकता है। सो वो डिफेंस फोर्स का पार्ट होगा जहाँ पे वो डिफेंस फोर्स के यूज आएगा, जिसका मतलब ये था कि कैफ्का को रिसर्च पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। सून कैफ्का और शिनोमिया को एक मिशन में भेजा जाता है जहाँ पे वो एंट वाले काइजू को डिस्पोज करते हैं। इसके लिए कैफ्का डिसाइड करता है कि इस मिशन के लिए वो जस्ट पार्शियली ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म होगा, लेकिन वो पाता है कि पार्शियली ट्रांसफॉर्म होके वो किसी भी काइजू का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसी के बाद होता है सबसे अनइमेजिनेबल चीज, जब वो ट्रांसफॉर्म होने जाता है देन वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाता। प्लस द फैक्ट कि ठीक उसके आगे अपीयर होता है काइजू नंबर 9। शिनोमिया अकेले फाइट करती है वाइल कैफ्का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्ट्रगल करता है। रिवील होता है कि जब से उसने जनरल को फाइट किया है सबकॉन्शियसली वो इस चीज से डरा हुआ है कि काइजू शायद से उसे कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर ले और उसका यहाँ पे कमांड चला जाए उसकी बॉडी से। लेकिन इसी चीज को समझ के कि ये फियर एक दूसरे सब्जेक्ट से है और नंबर 9 को यहाँ पे काउंटर करना जरूरी है, कैफ्का देन फाइनली अपने आप को अगेन ट्रांसफॉर्म कर पाता है। इस फियर को ओवरकम करके कि उसकी बॉडी से कंट्रोल चला जाएगा, इस बार वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है। सिंस एक बार काइजू उसके बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर चुका था, ये चीज उसे पता था कि उसकी बॉडी अगर चाहे तो किस हद तक फाइट कर सकती है। थस वो इमीडिएटली नंबर 9 को फेस करता है और उसे डिफीट कर देता है। लेकिन यहीं पे हमें पता चलता है एक और ट्विस्ट, ये नंबर 9 का रियल बॉडी नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि नंबर 9 का टारगेट था जनरल खुद इसोए शिनोमिया, जो कि जनरल से उसके नंबर 2 का पावर चाहता था। ये सारी चीज कैफ्का नंबर 9 की जस्ट एक ट्रिक थी ताकि वो डिसीव कर सके सारे डिफेंस फोर्स को। सारे लोग पैनिक से वापस से होश में आते हैं और जनरल के पास जाते हैं ये जस्ट पता करने के लिए कि जनरल कब का नंबर 9 से डिफीट हो चुका है। बॉडी जो वो जनरल के साथ देखते हैं वो नंबर 9 ने पोजेस कर दिया था। एक काफी बढ़िया फाइट के बाद भी नंबर 9 ने डिफीट कर दिया था जनरल को और उसके बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। नंबर 9 एक ऐसा काइजू साबित होता है जो कि काफी फुल ऑफ सरप्राइजेस है। शिनोमिया काफी ज्यादा एंग्री थी कि उसके डैड को मारा गया, जो कि ऑब्वियस भी है। इसी चीज के साथ टेक प्लेस करता है राउंड 3, जो कि बिटवीन होता है कैफ्का और नंबर 9 के बीच। ये बैटल एक क्रूशियल मोमेंट में पहुंचता है जहां पे नंबर 9 के पास ऑप्शन होता है, जहां पे उसे मिलती है अनगार्डेड शिनोमिया जिसे वो अटैक कर पाता है। इस सिनेरियो में कैफ्का के पास बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो शिनोमिया को बचाए या फिर नंबर 9 पे अटैक करे। ऑफ कोर्स सी बात है, कैफ्का शिनोमिया को बचाता है और वहां से नंबर 9 भाग जाता है। इस इवेंट के बाद जनरल की फ्यूनरल टेक प्लेस करती है। कैफ्का अंदर ही अंदर खुद में गिल्टी पाता है कि आखिर उसने नंबर 9 को एस्केप करने क्यों दिया, और अपने आप से वादा करता है कि वो नेक्स्ट टाइम उस नंबर 9 को डिफीट करेगा। लेकिन इन सारे चीजों के बाद भी कैफ्का के सोल्जर्स में और भी कई बर्डन थे। रिसर्च एनालिसिस में यह पता चलता है कि कैफ्का के हैंड का एक पार्ट काइजू से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर वो ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करता रहा तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब वो ह्यूमन में वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। जेन कैफ्का के साथ कन्वर्सेशन में कहता है कि इवन दो उसे फाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टिल वो कैफ्का को रिक्वेस्ट करता है उसके पावर्स के लिए, ये भी मेंशन करते हुए कि अगर वो फ्यूचर में वाइल्ड जाता है देन वो उसे खुद अपने हाथों से मारेगा। कैफ्का भी एक सिमिलर चीज को सोचता है, तो दोनों एग्री करते हैं और फ्यूचर के लिए रेडी होते हैं। 1 महीने बाद डिफेंस ऑफिसर ये रिपोर्ट करता है कि लेनो अब फर्स्ट यूजर बन चुका है जो कि कंपैटिबल है नंबर 6 काइजू सूट के साथ। कैफ्का इस चीज को सुन के काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे कहीं ना कहीं परवाह होती है रेनो के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल एक नॉर्मल सूट भी काफी ज्यादा हैवी इंपैक्ट डालता है बॉडी के ऊपर, और ये सूट जो कि काइजू नंबर 6 से बना है ये चीज कंप्लीटली डिफरेंट लेवल में बॉडी पे रिएक्ट करेगी। उसी रात कैफ्का अगेन मिलता है कैप्टन शोशिरो से। शोशिरो यहाँ पे कैफ्का को थैंक्स कहने आया था क्योंकि अर्लियर इंसिडेंट में उसने पूरे डिफेंस फोर्स को बचाया था। इस थैंक्स के साथ वो कैफ्का को ये भी कहता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज ना करे क्योंकि ये चीज उसके बॉडी के लिए खराब है, और यही बात नंबर 9 की वो खुद उस नंबर 9 को देख लेगा। लेकिन कैफ्का अगेन यहाँ पे एज अ मेन कैरेक्टर इस चीज को डिनाई करता है और वो अपने फाइटिंग स्पिरिट को दिखाता है। इस फाइटिंग स्पिरिट से खुश होकर शोशिरो उसे ऑफर देता है कि वो उसे फाइट के लिए ट्रेन करेगा, ताकि अगर टाइम आती है देन कैफ्का अपने फिजिकल बॉडी पे भी ज्यादा रिलाई कर पाए, नॉट जस्ट हिज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके चलते कैफ्का इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है। और इसके बाद स्टार्ट होती है कैफ्का की ट्रेनिंग आर्क। ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है रियोने श्राइन में। ट्रेनिंग करते हुए शोशिरो ये स्टेट करता है कि आखिर कैसे वो स्ट्रॉन्गर बना है, लेकिन अगेन वो इसी चीज पे वॉर्न भी करता है कि वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी है। जस्ट आफ्टर कि शोशिरो उसे मोटिवेट करता है कि वो उसकी जगह ले ले एज अ वाइस कैप्टन साइड बाय मीना, कैफ्का देखता है एक स्ट्रेंज सामुराई लाइक घोस्ट को। कौन है ये और क्या है ये?
वेल वरी नॉट, क्यों ना तुम इससे पहले बेल आइकन को दबा दो इससे पहले कि तुम इस चीज को जान। अगर तुम्हें याद हो तो शिनोमिया के टाइम में ये रिवील हुआ था कि आखिर कैसे काइजूस की पुरानी मेमोरी अभी के करंट होस्ट भी फील कर सकते हैं, और आखिर कैसे काइजू एक मेमोरीज को भी होल्ड करते हैं अपने प्रीवियस यूजर के। शोशिरो भी यही मेंशन करता है कि घोस्ट का मतलब ये है कि वो देख रहा है प्रीवियस यूजर के मेमोरीज को, और इनफैक्ट मेमोरीज देखना ये काफी ज्यादा पॉसिबल भी है जब कोई इवन जस्ट सूट पहने। तो जो घोस्ट कैफका देख रहा था ये अनडाउटेडली एक प्रीवियस मेमोरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो मेजर क्वेश्चन है। कैफका जिस घोस्ट को देखता है वो काफी ज्यादा डिटेल नजर आता है एज कम्पेयर टू शिनोमिया। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि अनलाइक शिनोमिया के यूजर के काइजू नंबर 8 का यूजर अभी भी जिंदा है। मतलब जो विजन जो कैफका देख रहा है वो जस्ट एक मेमोरी या फिर एक मसल मेमोरी नहीं है, बट रादर ये एक एक्चुअल मेमोरी है ऑफ नंबर 8 इटसेल्फ। सेकेंडली, अगर हम इस चीज को अज्यूम करें कि जो शिलुएट हमने देखा अगर वो 1657 से था, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि ह्यूमैनिटी काइजू को उसी टाइम से फेस कर रही है, देन ये चीज बनाता है नंबर 8 को 350 साल का। लेकिन गिवन द फैक्ट कि नंबर 9 काफी ज्यादा ओशन से लिंक है और उसकी ये एबिलिटी है कि वो दूसरे होस्ट में जाकर खुद को रिकवर कर सकता है, देन इस चीज से भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर एक काइजू के पास एबिलिटी होती है सच एज इमॉर्टल जेलीफिश। इस जेलीफिश के पास एबिलिटी होती है कि वो रिवर्स एज करे, जहाँ पे वो अपने मैच्योर सेल्स को अर्लीस्ट स्टेट में ला सकता है, उसे वापस से यंग बनाकर इनडायरेक्टली उसके लाइफ साइकिल को वापस से स्टार्ट करते हुए। ऑल्दो ये जेलीफिश अपने आप में भी इमॉर्टल नहीं है, लेकिन ये चीज उनके लाइफ स्पैन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इस चीज को लिंक करते हुए हमने देखा था नंबर 8 को एक बेबी फॉर्म में। सो अगर उसके पास भी एक सिमिलर पावर होगा देन इसका मतलब ये है कि वो नंबर 9 से एस्केप हुआ था और उसने यूज किया है अपने पावर को ताकि वो एक कंपैटिबल होस्ट को ढूंढ सके। एज ए रिजल्ट जो शिलुएट या फिर घोस्ट हमने देखा था वो काइजू नंबर 8 का प्रीवियस यूजर होगा। दैट मींस कि लेटर इस सीरीज में हो सकता है कि कैफका के पास वेपन्स भी हो, क्योंकि वो शिलुएट या फिर घोस्ट देखा गया था एक नागिनाटा और 2 केटाना के साथ। लेकिन बस इतना ही नहीं, जो फाइटिंग स्टाइल जो कैफका सीख रहा है वो चीज क्रिएटेड था बाय डायरेक्टर। इस फाइट को डिजाइन किया गया था प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो कि डिफेंस फोर्स ने दिया था, जो कि बनाया गया था काफी पीछे से, इवन इतना पुराना कि खुद सामुराई भी इस चीज में कंसिडर होते हैं। ये चीज खुद कंफर्म है बाय शोशिरो, और शोशिरो अभी एक काफी वैलिड सोर्स है क्योंकि प्रोबेबली शोशिरो के पास सारी मेमोरीज है जो कि काइजू नंबर 10 से आई है। कैफका तब तक सामुराई के मेमोरीज को नहीं देख पाता जब तक शोशिरो वही सर्टेन फाइटिंग स्टाइल में फाइट नहीं करता। ये एक सिमिलर चीज थी जो कि हमने शिनोमिया के साथ भी देखा था कि वो भी अपनी मॉम के मेमोरीज को एक्सेस कर पा रही थी जब वो भी अपनी मॉम के फाइटिंग स्टाइल में फाइट करती है। इसका मतलब ये है कि काइजू अपने सिमिलर पास्ट मेमोरीज को ट्रिगर करता है जब वो एक सिमिलर फाइटिंग स्टाइल को दिखाते हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि सामुराई की मेमोरी तब ट्रिगर हुई थी जब कैफका एक सिमिलर फाइटिंग स्टाइल से फाइट कर रहा था। नंबर 9 के लिए भी ये एक सिमिलर चीज हो सकती है जहाँ पे वो अपने होस्ट को गिने चुने मेमोरीज दे सकता है। मूविंग बैक टू द स्टोरी, 3 मंथ बाद कैफका अगेन मीना से मिलता है। वो याद करते हैं अपने चाइल्डहुड प्रॉमिस को जहाँ पे उन दोनों ने वादा किया था कि आखिर कैसे वो काइजूस को डिफीट करेंगे। सारी चीजें ठीक लग रही थी क्योंकि काइजूस रेयरली अपीयर हो रहे थे और जो काइजू दिख रहे थे वो काफी वियर्ड हरकतें कर रहे थे, जैसे कभी वो कार के साथ रनिंग रेस खेलते और फिर 12 किलोमीटर रेस करने के बाद वो डिसअपीयर हो जाते। हाउएवर, लेकिन ये जस्ट तूफान से पहले की शांति थी क्योंकि नंबर 9 प्लान कर रहा था वन ऑफ द बिगेस्ट काइजू अटैक इन ह्यूमन हिस्ट्री। बड़े नंबर में काइजू अपीयर हुए और यहाँ पे ह्यूमैनिटी को अटैक कर रहे थे। कुछ तो इवन ट्रेन थे बाय जनरल मेमोरीज ताकि वो सारे डिफेंस ऑफिसर को काउंटर कर सके। और शिनोमिया जिसका एक लौता वीकनेस यही था कि वो काफी ज्यादा इमोशनल थी और ये वॉर उसके लिए कंप्लीट डिजास्टर स्टार्ट हुआ। मीनवाइल मीना जो कि इन सारे बड़े बड़े काइजूस को लॉन्ग रेंज अटैक से ही डील कर रही थी, उसके लिए स्पेशली एक काइजू ट्रेन हुआ था जो कि कॉन्स्टेंटली मूव कर सके ताकि मीना यहाँ पे एम ना कर पाए। कैफका इस वॉर में था फर्स्ट डिवीजन के साथ। हमें सीन दिखाई देता है जहाँ पे 6 डाई काइजूस अपीयर होते हैं। कैफका अपने डिपार्टमेंट 1 के लीडर को भी कहता है कि वो शायद से मोबिलाइज करे तो यही ठीक होगा, बट वो कहती है कि कैसे वो यहाँ पे पीछे नहीं हटेगी, जिसका रिजल्ट क्या होता है।
इस चीज की वजह से फाइनली कैफ्का फोर्स हो जाता है कि वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो। इसका मतलब अभी टाइम आ गया है कैफ्का के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो ट्रिगर करता है डिफेंस फोर्स स्कैनर्स को और उन्हें 5 आइडेंटिफाइड काइजूस के सेंसर्स को भी। इससे पहले काफ्का ने कीकरो को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें नहीं बचाएंगे, दैट्स बिकॉज़ ही ट्रस्टेड हर। और फिर ये सेम चीज उसने कीकरो को कम्युनिकेट किया था व्हाइल ही प्रिपेयर टू फाइट काइजू नंबर 13। जैसे ही 13 अपने पूरे बॉडी को एनलार्ज करता है एक पावरफुल पंच के लिए, काफ्का बिना किसी एफर्ट के ब्लॉक कर देता है और काउंटर अटैक करता है सिर्फ एक सिंगल पंच से, जो सेंड करता है नंबर 13 को एक सीलिंग पे, इंस्टेंटली किलिंग इट। वही टाइम पे काफ्का को पता चलता है कि मीना ने नंबर 14 को हरा दिया है, जो काफ्का को इंफीरियर लगता है मीना के पावर के सामने। However, हर टाइम की तरह द बैड न्यूज जस्ट अराइव। काइजू नंबर 9 डिफेंस फोर्स के सिस्टम्स को हैक कर देता है और सारे ऑफिसर्स को कमेंट करने के बाद वो विक्ट्री क्लेम करता है। जैसे ही कुरुसो ने अनाउंस किया था कि नंबर 9 ताचिकावा बेस में है, काफ्का को इमीडिएटली मीना के बारे में डर लगने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म करता है उसको जाके रेस्क्यू करने के लिए। वो डिटरमिन्ड था सेम चीज नहीं होना चाहिए जो डायरेक्टर शिनोमिया के साथ हुआ था। एट द सेम टाइम नंबर 9 काफ्का के कानों को भरने लगता है। वेल एक्चुअली उसकी वो बहुत मारता है। वही टाइम पे काइजू के तीसरे वेव ने ये बेचारे डिफेंस फोर्स ऑफिसर्स को घेर चुके थे ऑल ओवर टोक्यो। यप, यही था नंबर 9 का प्लान ऑल अलोंग। नंबर 9 ने ये सारे जायंट काइजू को यूज किया था डिफेंस फोर्स को सेपरेट और एग्जॉस्ट करने के लिए। उसको ये सारे ताकतवर ऑफिसर्स को कब्जा करना था, स्टार्टिंग ऑफ विद मीना आशिरो हरसेल्फ। अपने गर्लफ्रेंड को खोने के डर से काफ्का ने सारे डाइकाइजूस पर युद्ध की घोषणा कर दी, इसलिए जब उनमें से दोनों ने सिविलियंस पर हमला किया था, काफ्का ने इमीडिएटली निपटा दिया उनको। जबकि बैकग्राउंड में नंबर 9 एक्सप्लेन करता है दैट डिस्पाइट काफ्का सुपीरियरिटी, वो काइजू को सिविलियंस और ऑफिसर्स को नुकसान नहीं करने दे सकता था। इसका मतलब वो मीना को टाइम पर नहीं बचा पाएगा। वो ये भी क्लेम करता है कि डिफेंस फोर्स के पास सारे डेटा नहीं थे ये नए काइजूस पे, तो मीना के भाई लग गए थे। ये सुनकर काफ्का की फट चुकी थी और उसको फोर्सफुली सुनना पड़ा एज शी वाज टेकन अवे, उसको एक बड़ी मुश्किल में धकेल कर। जैसे ही वक्त गुजरने लगता है, नंबर 9 मीना को स्लोली अब्सॉर्ब कर देता है व्हाइल वो काफ्का को हर चीज के बारे में मॉक करने लगता है। हाउएवर गेस व्हाट, एक एक्सट्रीमली नए काइजू का रीडिंग आता है। लेनो फाइनली बैटलफील्ड पे पहुंचता है काइजू नंबर 6 के वेपन के साथ और काफ्का को बताता है कि he'll take care of the third wave while he goes saves मीना। लेनो को ट्रस्ट करके काफ्का सबकी मार कर ताचिकावा बेस की तरफ वो भागने लगता है और बेयरली टाइम पर पहुंचकर उसने एक अनकॉन्शियस मीना को बचा दिया। मीना ने बहुत अच्छा फाइट किया, पर देख भाई एनिमल क्रूरल्टी वाले को तो मत ही बताओ इसके बारे में, क्योंकि उसके टाइगर के तो लग गए थे। जैसे मीना कन्फेस करती है हाउ लोनली शी एक्चुअली वाज, काफ्का एंट्री मारकर सीधा नंबर 9 का हाथ ही उड़ा देता है। नंबर 9 कंप्लीटली शॉक में था कि काफ्का इतने जल्दी पहुंच गया इधर, और उसको ये भी पता नहीं था कि कोई नंबर 6 के वेपन को भी यूज कर सकता था। लिवाई भाई ने काफ्का को रिमाइंड किया था कि रीइंफोर्समेंट्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि ये पूरा एरिया गिरने वाली थी। काफ्का को इधर ही काइजू नंबर 9 को हराना पड़ेगा और वो गोजो की तरह रिप्लाई देता है, ना I'd win। वो इवन फ्लेक्स करता है कि वो जनरल के फाइटिंग टेक्निक को मास्टर कर दिया है। एज अ रिजल्ट नंबर 9 एकदम शॉक में था क्योंकि काफ्का ने इतने जल्दी अपना पावर लेवल बढ़ा दिया था और उसके आंखों के सामने वहां पे खड़ा काफ्का रेडी था उसकी मारने के लिए। वो दोनों के स्ट्रेंथ और पावर लेवल्स ऑलमोस्ट सेम ही थे, पर दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस था। नंबर 9 अपने क्रिएशंस को मैनिपुलेट करता था जैसे इसकी तरह, व्हाइल काफ्का के दोस्त लोग उसके साथ में खड़े थे। नाउ टू एंजॉय मोर पीक फिक्शन, ये वाला वीडियो क्लिक कर दे भाई।